यूएसए एंड सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर क्यों कब्जा करना चाहते थे, तालिबान क्या है और उसकी कहां से शुरुआत होती है, यूएसए मुजाहिदीन को क्यों सपोर्ट कर रहा था और उन्हें पाकिस्तान में क्यों ट्रेन कर रहा था, और अफगानिस्तान की सिचुएशन इस समय इतनी खराब क्यों होती जा रही है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो हेलो नमस्कार, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान सिचुएशन फ्रॉम पास्ट टू टिल नाउ विद मी विवेक चौधरी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और बात करनी होगी ईयर 1747 की, जब अफगानिस्तान में दुरानी एम्पायर की शुरुआत होती है, जिसके फाउंडर अहमद शाह दुरानी थे, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान भी कहा जाता है। ये वो समय था जब अफगानिस्तान अपने पीक पॉइंट पर था और चारों तरफ अपना एक्सपेंड कर रहा था। लेकिन साल आती है 1772, जब अहमद शाह दुरानी की मृत्यु हो जाती है और अफगानिस्तान पूरी तरह से हिल जाता है। लेकिन 1826 में पश्तून जनजाति के एक नेता थे जिनका नाम था दोस्त मोहम्मद, जो कि अफगानिस्तान की व्यवस्था को संभालते हैं। लेकिन 1839 में इस व्यवस्था को हिला देखकर ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करने लगे और इसी इन्फ्लुएंस को कहा गया द ग्रेट गेम। फिर ईयर आती है 1933, जब अफगानिस्तान के लास्ट किंग बनते हैं मोहम्मद जहीर शाह, जो कि अफगानिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर थे, जिन्होंने 40 साल तक रूल किया था। इन्होंने अपने देश को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनर्की सिस्टम को एस्टेब्लिश किया एंड नॉन पार्टिसानिज्म को डिमॉन्स्ट्रेट किया। जब इन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसके लिए अपने कजन दाऊद खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन अभी भी सारी पावर, सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ जहीर शाह के हाथ में थी। जो भी कुछ काम करना पड़ता था तो पहले जहीर शाह से पूछते थे और तब वो काम होता था। फिर साल आती है 1973। जहीर शाह की मृत्यु के बाद दाऊद खान एक कूप को लेड करते हैं, जिसमें सिविलियंस और आर्मी भी इनको सपोर्ट करती है, जिसमें इन्होंने राजशाही को उखाड़ फेंका और डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन इन्होंने ये भी कमिट किया कि हमारी पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी इलेक्शन में खड़ी नहीं होगी। इससे पता चल रहा था कि अभी भी सिर्फ पैट्रियार्कल बिहेवियर ही चल रहा है, तो जिससे कि नई नई पार्टी भी इमर्ज होने लगी और नए नए लीडर्स भी इमर्ज होने लगे, जिसमें एक फेमस पार्टी भी थी जिसका नाम था पीडीपीए, मतलब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसको नूर अहमद तरक्की लीड कर रहे थे, जो कि रशिया से इन्फ्लुएंस थी और रशिया भी इसको सपोर्ट कर रहा था। फिर साल 1978 में अफगान आर्मी और पीडीपीए के नेतृत्व में तख्तापलट होता है, इसके दौरान दाऊद खान और उसकी फैमिली की हत्या कर दी जाती है और अफगानिस्तान पर पीडीपी का कंट्रोल आ जाता है और नूर मोहम्मद तरक्का को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। नूर मोहम्मद अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत करता है, जिसमें कि वह एजुकेशन को प्रमोट करता है और रिलीजियस एजुकेशन को सिलेबस से हटाता है, मैरिज एज को बढ़ाता है और लड़कियों के लिए ड्राइव करना, फैशन करना, बाहर घूमना, मूवी देखना, कार्टून देखना, ये सब ओपन कर देता है और वह इक्वालिटी के लिए गरीब लोगों का कर्जा माफ कर देता है, जिससे कि बहुत सारे लोग आपस में लड़ने लगते हैं और इन लोगों का कहा जाता है मुजाहिदीन। बेसिकली मुजाहिदीन वे लोग होते हैं जो इस्लाम और मुस्लिम्स के लिए लड़ते हैं। अब 8 अक्टूबर 1979 को हफीजुल्लाह अमीन नूर अहमद की हत्या कर देता है और उसकी फैमिली को 28 लोगों के साथ पूलेचत की प्रिजन में कैद कर देता है और खुद पीएम बन जाता है। अब 1979 में सोवियत यूनियन अपने हजारों सैनिकों के साथ अफगानिस्तान पर आक्रमण कर देता है और अमीन को मारकर अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लेता है, जिसे देखकर यूएस एंड पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस देने आते हैं। इसके बाद होती है यूएस एंड सोवियत यूनियन के बीच प्रॉक्सी वॉर, जिसमें यूएस मुजाहिदीन को सपोर्ट करता है और उन्हें पाकिस्तान में ट्रेन करता है। बेसिकली ये मुजाहिदीन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज से बैक होते हैं, जैसे यूके, ईरान, इराक, यूएस, पाकिस्तान एंड अरब जैसी कंट्रीज से, और आगे जाके एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं जिसका नाम होता है मकतब अल खिदामत, जिसमें आम लोगों से बोलते हैं ये एक होली वॉर है, इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, इसमें कुछ बड़े नाम सामने आते हैं जैसे ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला आजम, वैल हमजा जलालुद्दीन, ऐमन अल ज़वाहिरी। ये चारों मकतब अल खिदामत के फाउंडर्स भी थे, लेकिन ये चारों खुलकर सामने नहीं आए। इन्होंने इनडायरेक्टली मुजाहिदीन का सपोर्ट किया, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट करना, आर्म्स प्रोवाइड करना एंड बड़े लेवल पर स्ट्रेटेजी बनाना, और इनके पास सभी बेस का डाटा रहता था और उस बेस को कहते थे अल कायदा, जो कि एक अरेबिक फॉर्म है। और वेस्टर्न कंट्रीज भी यूएस को सपोर्ट कर रही थी और यंग जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर रही थी कि मुजाहिदीन में पार्टिसिपेट करो और उसका हिस्सा बनो। यूएसए एंड यूएसएसआर करीब 10 साल तक आपस में लड़ते हैं। फिर 1988 में यूएसएसआर अपनी आर्मी को पीछे ले जाती है, लेकिन तब कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा था कि अफगानिस्तान पर कौन रूल करेगा। फिर ये मोजाम्बिक आपस में लड़ने लगते हैं और तब सभी लीडर्स पेशावर पाकिस्तान में बैठते हैं और एक मीटिंग को हेल्ड करते हैं। यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन होता है, इसका नाम होता है पेशावर एग्रीमेंट। बेसिकली तालिबान इमर्ज होते हैं सितंबर 1994 में अफगान सिविल वॉर के बाद। ये ईस्टर्न और साउदर्न अफगानिस्तान में
जो पश्तून जनजाति का एरिया था, वहां पर जो मुजाहिदीन का ग्रुप था, उनमें ग्रुप था स्टूडेंट्स का, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप था, जिसे सिर्फ और सिर्फ यूएसआर के लिए बनाया गया था। बेसिकली पश्तो लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को कहा जाता है तालिब, और वहीं से उस ग्रुप का नाम पड़ा तालिबान। इसे लीड कर रहा था मुल्ला मोहम्मद उमर। साल 1996 में मुल्ला उमर प्रोफेट मोहम्मद का होली क्लॉक को वियर कर लेता है, वो भी 1500 रिलीजियस लीडर्स के सामने, जहां पर ओसामा बिन लादेन भी शामिल था। इसके बाद वह अफगानिस्तान में एक रेस्पेक्टेड लीडर बन जाता है। फिर साल 2001 में वह शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। इसके तहत औरतें बिना मेल फैमिली मेंबर के बाहर नहीं जा सकती थी, फैशन नहीं कर सकती थी, ड्राइव नहीं कर सकती थी, और उसने रिलीजियस एजुकेशन को भी सिलेबस में ऐड कर दिया था। एंड जो आदमी चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाते थे, और उसने बुद्धास के बनियान ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर दिन आता है 11 सितंबर 2001, जब पूरा यूएस कांप जाता है। इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अल-कायदा का यूएस पर अटैक। Our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. ये अटैक यूएस की हिस्ट्री में अमेरिका की मिट्टी पर सबसे खतरनाक टेररिस्ट अटैक था, जिसमें एयरक्राफ्ट हाईजैक होते हैं 2750 न्यूयॉर्क में, 184 पेंटागन में, 40 सिलेवानिया में, एंड 400 ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स एंड फायर फाइटर्स मारे जाते हैं। फिर एक महीने बाद यूएस अपने सभी नाटो मेंबर्स के साथ अफगानिस्तान पर आक्रमण कर देता है, और ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसका मोटिव ग्लोबल लेवल पर टेररिस्ट को खत्म करना था। फिर कुछ दिनों के बाद यूएस अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है, लेकिन ओसामा बिन लादेन को मारने में असफल रहता है। फिर 2011 में यूएस पाकिस्तान पर अटैक करता है और ओसामा बिन लादेन को मार गिराता है। तब 2020 में यूएस और तालिबान के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसका नाम होता है दोहा एग्रीमेंट। इसके तहत यूएस अपनी सारी आर्मी अफगानिस्तान से बाहर निकालेगा, और तालिबान अल-कायदा को सपोर्ट नहीं करेगा और न ही अपनी जमीन अल-कायदा को देगा। फिर अगस्त 2021 में यूएस आर्मी पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकल जाती है और पीछे हट जाती है। अब 2021 में काबुल का फॉल होने के बाद तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है और बहुत सारे वादे करता है, जैसे कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ इंप्लीमेंट नहीं करेगा, वुमेन्स को इक्वलिटी प्रोवाइड करेगा, वो फैशन कर सकती हैं, अपने एजुकेशन को प्रमोट कर सकती हैं, ड्राइव कर सकती हैं, बाहर घूम सकती हैं, और भी बहुत कुछ। लेकिन जैसे टाइम बदलता है सारे वादे मिट्टी बन जाते हैं। वह उनके एजुकेशन पर बैन लगा देता है, वे हायर एजुकेशन नहीं कर सकती, सेकेंडरी एजुकेशन भी नहीं कर सकती, और अगर लड़कियों को बाहर निकालना है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी मेल फैमिली मेंबर के साथ ही निकलेंगी, वरना नहीं निकलेंगी। अगर अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन की बात करें तो अफगानिस्तान इस समय वर्ल्ड में वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को फेस कर रहा है। उसकी इकोनॉमी के पास इतना भी रुपया नहीं है कि वह सैलरी तो बहुत दूर की बात, वह खाना भी प्रोवाइड करा सके। अफगानिस्तान की आधी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ भूख से तड़प रही है, जिनमें 70 लाख से ज्यादा लोग डू और डाई की सिचुएशन पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएस ने $7 बिलियन का अफगान फंड्स को फ्रीज कर दिया है। इसकी वजह से अफगानिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। तालिबान ने वुमेन्स के फंडामेंटल राइट्स पर बैन लगा दिया गया है, और इस समय कोई भी देश तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हम तालिबान को तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब तालिबान एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएगा। अगर लास्टली बात करें, अफगानिस्तान की सिचुएशन इस समय बहुत ज्यादा खराब है, वहां पर लगातार ह्यूमैनिटेरियन बढ़ता जा रहा है। So that's all. I hope you like the video. So thanks for watching. See you in the next video. Thank you.